बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वेंटरी वैल्यूएशन रूल। और उसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है एनआरवी टेस्टिंग। कि हम लोगों ने इन्वेंटरी में एनआरवी की टेस्टिंग करनी है। सबसे पहला जो हमारे पास इन्वेंटरी का रूल है कि हमने उसको मेजर करना होता है एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। देखो भाई, इनिशियली वो अपनी कॉस्ट पे मेजर होगी। इन्वेंटरी हमेशा इनिशियली अपनी कॉस्ट पे मेजर होती है, लेकिन फिर हमने वो हर साल के एंड पर उस पे एनआरवी टेस्टिंग करनी होती है। और फिर देखना होता है कि एनआरवी और कॉस्ट में से विच एवर इज लोअर, उस वैल्यू के ऊपर हम लोग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर देते हैं। अब कॉस्ट को तो हम लोग डिटरमिन कर लेंगे कि हमारे पास हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या है, उसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर ली थी। अब बात आती है एनआरवी के हवाले से। यहां देखें, एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब जहां पर एक्सेप्शन नहीं है कि 2 साल 3 साल 5, जैसे हम लोग अगर बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर IAS 16 में रीवैल्यूएशन, भाई वो आप पे डिपेंड करता है। आप हर साल करें, 2 साल बाद करें, 5 साल बाद करें, आप पे ना करें, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग जब इन्वेंट्री की बात कर रही होती हैं और एनआरवी की टेस्टिंग करनी हो, तो हर साल के एंड पर हम लोगों ने उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू of its inventories and value the inventories at lower of cost or NRV. The cost of the inventories is ordinarily lower than the net realizable value. लेकिन अगर हम लोग वैसे बात करें ना, तो हमेशा हमारे पास जो कॉस्ट होती है ना, वो एनआरवी से कम होती है। इसीलिए हमारी इन्वेंट्री अपनी कॉस्ट पर ही रहती है। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस हो जाती हैं इन फ्यूचर, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारे पास एनआरवी ऑफ द इन्वेंट्री लो हो जाएगी। वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं हमारे पास जो हमें इस बात की इंडिकेशन दें कि हमारे पास हमारी इन्वेंट्री एनआरवी पर आ गई होगी, जिसकी वजह से एनआरवी उसकी कम हो गई होगी। वो कौन सी है? द इन्वेंट्रीज आर कैरीड एट देयर कॉस्ट, हाउएवर द कॉस्ट में एक्सीड द नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन द फॉलोइंग केसेस। क्या चीज? कॉस्ट में एक्सीड द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एग्जाम में ये पूछ सकता है कि आप ऐसी सिचुएशंस बताएं जिनमें कॉस्ट में एक्सीड द नेट रियलाइजेबल वैल्यू, या इसका उलट कर लें, नेट रियलाइजेबल वैल्यू विल रिड्यूस बाय कॉस्ट। ओके, वो कौन कौन सी सिचुएशन है? सबसे पहली सिचुएशन, इन्वेंट्री डैमेज हो गई है। सबसे पहली सिचुएशन क्या है? इन्वेंट्री डैमेज हो गई है हमारी। जब इन्वेंट्री डैमेज हो जाएगी तो फिर उसकी एनआरवी कम हो जाती है। एनआरवी क्या? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बेसिकली नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमारे पास क्या होती है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस estimated cost of completion and estimated cost necessary to make the sale। ये हमारे पास एनआरवी है। तो आप देखिए, जब भी कोई इन्वेंट्री डैमेज होगी तो लाजिम बात है उसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी। उसके कम हो जाने की वजह से हो सकता है वो इतनी कम हो जाए कि कॉस्ट से भी कम आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेंट्री ने अपनी एनआरवी पे चले जाना होता है। फिर इन्वेंट्रीज हैव बिकम होली और पार्शियली ऑब्सोलीट। आपके पास कोई इन्वेंट्री ऐसी है जो मुकम्मल तौर पर या कुछ एक पार्ट उसका ऑब्सोलीट हो गया, खराब हो गया, तो वो भी आपको लॉस बियर करना पड़ना है। तो चांसेस हैं कि वो अपनी एनआरवी पर आ गई हो। फिर अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें तो एनआरवी में कौन कौन सी चीजें यूज हो रही हैं? सेलिंग प्राइस, दूसरी कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, तीसरी, हाँ जी, अगर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो जाए, जो चीज आप 15 रुपए में सेल कर रहे थे उसकी प्राइस कम होकर 8 रुपए हो गई है,
अब आप तो 15 रुपए में सेल नहीं कर सकते, मार्केट में 8 रुपए की है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस का कम हो जाना, या आपके पास एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन या कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल्स इंक्रीज हो जाए, तो ये इंडिकेशन होती हैं कि हमें एनआरवी टेस्ट कर लेनी चाहिए। चांसेस हैं कि अब कॉस्ट एक्सीड कर गई होगी और एनआरवी कम होगी। कौन कौन सी? इन्वेंटरीज आर डैमेज, इन्वेंटरीज आर ऑब्सोलीट, सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेंटरीज हैव डिक्लाइंड, एंड cost of completion or estimated cost to be incurred to make the sale have increased. एनी प्रॉब्लम? जहां तक बात क्लियर हुई है? अच्छा, अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो यही थी, ये इनके 4 पॉइंट्स। दूसरा, ये क्राइटेरिया इन्वेंटरीज को रिकॉर्ड कौन सी वैल्यू पे करना है, तो लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फिर एनआरवी जब भी हमने कैलकुलेट करनी होगी, ये है उसकी डेफिनेशन भी और उसका फार्मूला भी। एनआरवी इज इक्वल टू एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो एग्जाम में गिवन होगी, माइनस करेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, मतलब अभी तक है इन्वेंटरी कंप्लीट नहीं हुई, वर्क इन प्रोसेस में है, तो उसको कंप्लीट करने में अभी कुछ कॉस्ट लगनी है, और माइनस करेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट टू मेक द, बाज़ औक़ात हमें कमीशन वगैरह पे करने पड़ते हैं। हमें पता है कि अगर ये प्रोडक्ट हम लोग 100 रुपए का सेल करेंगे तो इसमें 5% कमीशन है, तो मुझे 100 रुपए तो नहीं मिलेंगे ना, मुझे कितने रुपीज मिलेंगे? 95, 5 रुपीज का कमीशन है ना 100 पर, तो 95 रुपीज, तो एनआरवी मेरे लिए 95 हो जाएगी। बात से क्लियर? नेक्स्ट वन इज, इट इज देयरफॉर, it is refers to the net realizable net amount that an entity expect to realize from the sale of the inventory in the ordinary course of business. अच्छा, अब आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास ना ये एक इन्वेंटरी आइटम है, ये एक पेन, ओके, ये थोड़ा सा डैमेज है, जिसकी वजह से नॉर्मल सिचुएशन में ना मैं इसको 50 रुपए में सेल करता हूँ, नॉर्मल सिचुएशन में, लेकिन अब ये 50 रुपए में सेल नहीं होता। अब जो इसकी सेल होनी है ना ड्यू टू डैमेज, वो 30 रुपीज में, तो क्या स्कैनर भी 30 रुपीज है? तो आंसर है नो। आंसर अब हम पूछेंगे, क्या आप इसको डैमेज कंडीशन में ही सेल कर रहे हो या आपने इसकी रिपेयरिंग करवा के सेल करना है? तो मुझे पता चला कि अगर अगर मैं इसको ऐसे ही सेल कर दूं डैमेज कंडीशन में, तो ये 20 रुपए में जाएगा, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर रिपेयरिंग करूं और 5 रुपए का रिपेयर एक्सपेंस बेयर कर लूं, तो इसने जाना है 30 रुपए। मेरी बात समझ आ रही है आपको? क्या मेरे पास एक पेन है जिसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस 50 रुपीज है इन गुड कंडीशन, अगर वो गुड कंडीशन में होना 50 रुपए में सेल हो जाता है, लेकिन वो डैमेज हो गया। डैमेज होने की वजह से अब उसकी जो सेल प्राइस है ना, वो 2 सेल प्राइस है, कि अगर आप विदाउट रिपेयरिंग उसको सेल करते हो तो वो 20 रुपए में होता है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी है? अब रिपेयर नहीं करवा रहे तो क्या रिपेयरिंग एक्सपेंस आएंगे? नहीं, तो 20 रुपए ही उसके एनआरवी। लेकिन एक और ऑप्शन था साथ में, कि अगर आप इसके ऊपर 5 रुपए का रिपेयरिंग एक्सपेंस कर लेते हो तो ये 30 रुपए में सेल हो जाएगा। अब आप बताओ एज अ बिजनेसमैन, अगर ये सिचुएशन आपके पास हो, आप कौन सी पोजीशन पर जाओगे? रिपेयर करवाओगे। क्यों? क्योंकि वहां से बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं, तो आप रिपेयरिंग एक्सपेंस करोगे, 30 रुपीज में उसको सेल करोगे, 5 रुपए के एक्सपेंस करोगे, आपको कितने बचे? 25 रुपए। तो 25 रुपए का बचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बेनिफिशियल है, जब 20 रुपए का, तो आप एनआरवी 25 रुपीज लोगे, आप 20 नहीं लोगे। मेरी बात समझ आ गई है सबको? नेक्स्ट वन इज, अब ये देखें, ये फॉर्मूला एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कंप्लीट, तो हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी। उसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल है हमारे पास, कहते हैं कैलकुलेट द एनआरवी ऑफ ईच इन्वेंटरी आइटम, तो कॉस्ट गिवन, एनआरवी का कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने हमसे एनआरवी पूछी है, एनआरवी का कॉस्ट से कोई ताल्लुक,
सेलिंग प्राइस गिवन है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन सिर्फ एक के लिए है, कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट तीनों के लिए है। तो एनआरवी की बात करें, प्रोडक्ट ए की एनआरवी क्या बनेगी? 7800 लेस, द आंसर इज 7300। फिर अगर प्रोडक्ट ए टू की बात करें, 12,000 माइनस 200 इज इक्वल टू 11,800। इसी तरह प्रोडक्ट वर्क इन प्रोसेस बी वन की बात करें तो फिर 14,000 लेस 1,500 लेस 200, द आंसर इज 12,300। बात समझ आ गई है? वर्क इन प्रोसेस है 14,000 का, लेकिन उसके ऊपर अभी 14,000 में सेल होगा कब? जब 1,500 रुपए का इसके ऊपर कंप्लीशन एक्सपेंस करोगे, मतलब उसको कंप्लीट करने में अभी 1,500 लगना है, 200 रुपए उसकी सेलिंग कॉस्ट है, 1,700 का एक्सपेंस करूं तो जाकर 14,000 रुपए में उसने सेल होना है। तो मेरी पॉकेट में कितने पैसे आए? 12,300। इसकी एनआरवी 12,300। अब क्योंकि हमसे एनआरवी पूछी गई थी तो हमने तीनों प्रोडक्ट्स के लिए बता दी। लेकिन अगर पूछा जाता कि इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, तो देखें फर्स्ट प्रोडक्ट, अब कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर करना है, एंड विच एवर इज लो, तो फर्स्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट 8,000, उसकी एनआरवी, तो कौन सी वैल्यू पर इसको रिकॉर्ड होना चाहिए? 7,300। क्लियर? सेकंड प्रोडक्ट कॉस्ट 14,000, एनआरवी 11,800, कौन सी वैल्यू पर रिकॉर्ड होना चाहिए? नेक्स्ट 16,000 कॉस्ट है, जबकि एनआरवी हमारे पास कितनी आ रही है? 12,000, कौन सी वैल्यू पर रिकॉर्ड होना चाहिए? तो उसको अपनी तीनों प्रोडक्ट्स उनकी एनआरवी पर ही लेके जानी चाहिए, बिकॉज एनआरवी इज लेस देन कॉस्ट, लोअर देन कॉस्ट। एनी प्रॉब्लम? एग्जाम्पल नंबर 7, कैलकुलेट द वैल्यू एट विच इन्वेंट्री शुड बी कैरीड। फाइंड करें जरा जल्दी से। A business has following items of inventories with their cost and, आप लोगों ने जब भी एनआरवी और कॉस्ट का कंपैरिजन करना है ना, एक तो इन्वेंट्री टू इन्वेंट्री, आपने टोटल अपनी इन्वेंट्री को मर्ज नहीं कर देना, टोटल कॉस्ट का कंपैरिजन टोटल एनआरवी के साथ नहीं करना, आपने आइटम बाय आइटम बेसिस जाना है। इवन के एक ही इन्वेंट्री है ना, उसमें भी नंबर ऑफ आइटम्स के मुताबिक, तो अगर आपने देखा कि आपके पास इन टोटल 100 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, उसमें से 40 डैमेज है, 60 इज इन गुड कंडीशन, तो रिमेनिंग 60 के ऊपर एनआरवी नहीं कैलकुलेट करनी, वो तो इज इन गुड कंडीशन। इज इन गुड कंडीशन है तो उनकी तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, उनकी एनआरवी ज्यादा होगी, वो अपनी कॉस्ट पे रहेंगे। लेकिन जो डैमेज है वो अपनी एनआरवी पर आ जाएंगे। तो आइटम बाय आइटम बेसिस भी जाना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए इन्वेंट्री है कौन कौन सी? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स इन गुड कंडीशन, फिनिश्ड गुड्स डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। अब यहां पर अगर बात करें, ये देखें कॉस्ट गिवन रॉ मटेरियल की 150, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 500, कॉस्ट टू सेल 50,000, सेलिंग प्राइस इज 50,000। कौन सी? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की जरा एनआरवी कैलकुलेट करें तो आपके पास रॉ मटेरियल की एनआरवी क्या आ जाएगी? 300,000। अब यहां पर देखो नेक्स्ट वर्क इन प्रोग्रेस 250,000, 50 एंड 850, तो इसकी एनआरवी हमारे पास क्या आएगी? 550। ये मैं एनआरवी लिख रहा हूं, मैं वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री नहीं लिख रहा। इसी तरह से 350 एंड 850, तो यहां से एनआरवी हमारे पास कितनी बन जाएगी? सॉरी पहले ऊपर वाली, 850 में से 50,000 माइनस कर दो तो यहां से, अच्छा अब अगर आप गौर करें तो मैं अपनी इन फिनिश्ड गुड्स को कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा? जो गुड कंडीशन में है
कॉस्ट पर गुड कंडीशन में है, तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि इन्वेंट्री इज ऑन कॉस्ट। ओके। हाँ, अगर उसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कम नहीं हुई तो। क्लियर। नेक्स्ट। अब ये डैमेज है, 700 की कॉस्ट है, लेकिन एनआरवी 500 की हमारे पास मौजूद है। अब जब वर्क इन प्रोग्रेस में गए 450 550, कौन सी वैल्यू? रॉ मटेरियल 150 300। तो अब इन्वेंट्री की वैल्यू क्या बनेगी? 150 450 700 500, 1.8 मिलियन इन टोटल। चले 12 वैल्यूज की तो समझ आ गई ना, तो टोटल करें तो 1.8 मिलियन ये हमारे पास बन जाता है जी। It is to be noted here that the finished goods that were damaged during transport need to be worked on further before sale. Therefore, the formula for NRV shall now include cost of completion the goods. चलें एग्जाम्पल नंबर 8 पर आए। अच्छा, इन एग्जाम्पल नंबर 8 की जरा रिक्वायरमेंट देखें। कहते हैं एक्स वाई जी लिमिटेड मैन्युफैक्चर फोर प्रोडक्ट, द रिलेटेड डाटा फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2000 इज गिवन बिलो, ए बी सी डी। ओपनिंग इन्वेंट्री। अब ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। यूनिट्स गिवन, कॉस्ट गिवन इन रुपीज, मतलब इतने यूनिट्स की कॉस्ट 70,000 है। एनआरवी गिवन तमाम यूनिट्स की। प्रोडक्शन इन यूनिट्स, मतलब ये जस्ट ओपनिंग का डाटा है, ओपनिंग यूनिट्स का। फिर प्रोडक्शन इन यूनिट्स, प्रोडक्शन 50,000 60 75। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड वो हमारे पास आ गई। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट सेल करने की कॉस्ट। क्लोजिंग इन्वेंटरी इन यूनिट्स, डैमेज यूनिट्स ड्यूरिंग द क्लोजिंग इन्वेंटरी। इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड क्या? वेटेड वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज 5454। यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम मार्केट रुपीज। अब ये जो देखे ना, ये चार बेसिकली ऊपर वाले कॉलम है, मतलब ये प्रोडक्ट ए के लिए, ए पर वेटेड एवरेज, बी पर वेटेड एवरेज, सी पर फाइफो मेथड और डी पर फाइफो मेथड अप्लाई करेंगे। फिर क्या कहता है? यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम मार्केट। तो अगर मार्केट से परचेज करते हैं ना, तब प्रोडक्ट ए 10.5 रुपीज का मिलेगा, बी 11 रुपीज का मिलेगा, सी 11.5 और डी 13। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो ये जो है ना यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम, ये क्वेश्चन से ही रेलिवेंट। मैंने देखने मैं कितने में सेल कर रहा हूं। मैं 10 रुपए में कर रहा हूं, यहां मैं 12 12 एंड 12.5 रुपीज। यूनिट कॉस्ट ऑफ रिपेयर डैमेज यूनिट 3 to 2.5 एंड 3.5। कंपनी एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस विल इंक्रीज बाय इन जनवरी 2024। अभी के लिए देखो सेलिंग एक्सपेंस वेरिएबल ये है, लेकिन ये 24 में इंक्रीज हो जाएंगे। और ये जो डाटा था 31 दिसंबर 2003 तक के लिए था। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री दैट शुड बी रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन दिसंबर 31 2003। 2003 की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इन्वेंट्री की वैल्यू क्या लिखें? अब इस चीज को हमने करना है डिटरमिन। अब उसके लिए आप लोगों ने बनाना है अपने, अब बिल्कुल ये आई कैप के पास पेपर का क्वेश्चन है, 5 to 6 मार्क्स का। अब हमने क्या करना है, हर सबसे पहला चीज तमाम यूनिट्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स पे, तमाम इन्वेंट्री की क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट जो कि क्वेश्चन में गिवन है। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी? 5,000 10,000 15,000 एंड इसमें से डैमेज यूनिट्स अलग कर लो और गुड यूनिट्स अलग। क्या? डैमेज यूनिट्स को अलग और गुड यूनिट्स को
अलग करते हैं कि ये कुछ इस तरह से। प्रोडक्ट्स कौन कौन सी है मेरे पास? प्रोडक्ट ए, बी, सी, डी। हाँ जी। प्रोडक्ट ए के टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास कितने हैं? 5,000, 10,000, 15,000 एंड 5,000, 10,000, 15,000 एंड 24,000। इसमें से गुड एंड डैमेज यूनिट्स, ये चीज समझ आ गई है? G स्टैंड फॉर गुड यूनिट एंड डी स्टैंड फॉर डैमेज यूनिट। 5,000 में से देखो डैमेज यूनिट्स कितने थे? तो गुड कितने हो गए? ये आइटम बाय आइटम बेसिस जा रहा हूं मैं, डायरेक्ट 5,000 की कैलकुलेशन नहीं करूंगा। फिर इसी तरह 10,000 में से जी 15,000 में से एंड द लास्ट वन में से 22,500। अब आपने देखनी है इसकी सबसे पहले कॉस्ट, फिर हम क्या देखेंगे इनकी एनआरवी। ओके, फिर लोअर ऑफ कॉस्ट, और एनआरवी। अच्छा, अब कॉस्ट की बात करें। अच्छा भाई, कॉस्ट को अब डिटरमिन करना ना कोई इतना इजी काम नहीं है। अब आपने कॉस्ट को कैसे डिटरमिन करना? देखो कौन सा मेथड है प्रोडक्ट ए पर? वेटेड एवरेज है। तो वेटेड एवरेज के लिए हमने क्या करना है? कॉस्ट ऑफ ए। अब जब वेटेड एवरेज है तो आप लोगों ने ओपनिंग, ओपनिंग के यूनिट्स कितने? 10,000। इसकी वैल्यू 70,000। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड, कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किया हमने? 50,000। कितने रुपीस में प्रोड्यूस किए? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस 400। अब क्योंकि हमारे पास ये एवरेज वेटेड एवरेज मेथड है, तो ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए 60,000, और 70,000 प्लस 400 इज इक्वल टू टोटल इनकी कॉस्ट कितनी हो गई? 470,000। तो एक यूनिट कितने रुपीस में हमें जाके मिलेगा? 7 ये बात समझ आ गई है? अब मेरे पास एक यूनिट की वैल्यू है 7.833। कोई डाउट? अच्छा, तो फिर यहां पर, अच्छा आप चाहो ना कॉस्ट और एनआरवी को पर यूनिट के हिसाब से भी लेके चल सकते हो, और टोटल के साथ भी लेके चल सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें, हमें जितना भी डाटा दिया गया है ये पर यूनिट के हिसाब से है ना, हम लोग भी फिर पर यूनिट के हिसाब से चलते हैं।
तो कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 7.833, चाहे वो डैमेज यूनिट है चाहे वो गुड यूनिट है, कॉस्ट सेम रहेगी। किसी को डाउट? ये बात क्लियर? अच्छा, सेम आपने यही काम प्रोडक्ट बी के लिए। मुझे बताएं प्रोडक्ट बी के लिए आपके पास क्या वैल्यू आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी पर यूनिट, और आपने यूज करना है वेटेड एवरेज। शाबाश, जल्दी करें। अब जब हम बात कर रहे हैं अपने पास कॉस्ट ऑफ बी की, सबसे पहला काम ओपनिंग। आज ओपनिंग यूनिट्स कितने हैं? ड्यूरिंग द पीरियड प्रोडक्शन कितने नंबर ऑफ यूनिट्स की है? टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो गए मेरे पास? ये जो 15,000 है इसकी वैल्यू कितनी है? ये जो 15,000 ओपनिंग है इनकी वैल्यू कितनी है? 1/10,000 लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरपी। तो जो प्रीवियस ईयर में इन्वेंट्री को जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया होगा, अगले साल ओपनिंग में तो उसी को बनाओगे। इसकी जो कॉस्ट थी वो 120,000 थी, इसकी एनआरबी 110,000 है। आपने जब प्रीवियस ईयर क्लोज किया था आपने उसको रिकॉर्ड कौन सी वैल्यू पे किया होगा? 110, तो ओपनिंग भी तो 110 पे करो। ओके, अब ये वो चीज थी जहां पर बच्चे ने मिस्टेक कर दी। ठीक है, अब यहां से आप आए, आपने लिखा 110, जी 60,000, 600,000 टोटल। और रेट कितना आ जाएगा? 710,000 डिवाइड बाई 75,000, 9.4। हाँ जी, ये बात क्लियर? अब आप लोग मुझे प्रोडक्ट सी और डी की कॉस्ट पर यूनिट बताओ। प्रोडक्ट सी एंड प्रोडक्ट डी की कॉस्ट पर यूनिट बताओ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सी, FIFO मेथड यूज होता है, वेटेड एवरेज नहीं है। तो जो FIFO मेथड है, तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो ड्यूरिंग द पीरियड हम लोगों ने जो प्रोडक्शन की है उनमें से है, इनका ओपनिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। अब ड्यूरिंग द पीरियड हम लोगों ने प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की, इन पर टोटल कॉस्ट कितनी आई? 825। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि ये जो 15,000 नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास बाकी बच गए हैं वो रीसेंट परचेजेस, मतलब प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड में से बचे हुए हैं, उनका ओपनिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। जी, कॉस्ट ऑफ सी। हाँ जी, यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू 825 divided by production during the period, value is एग्जैक्ट 11। तो ये जाकर अब चाहे गुड यूनिट है या डैमेज, कॉस्ट 11 रुपीज है। क्लियर? अब देखो जरा प्रोडक्ट डी को।
हाँ जी, 825, सॉरी, इसके लिए प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है 1.2 मिलियन। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितने किए, 100। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी, 24,000। वो 24,000 कौन से होंगे, इस 1 लाख में से। क्लियर। अच्छा अब देखो, कॉस्ट ऑफ, जी, कॉस्ट में किसी को कोई इशू। अब हमने देखनी है एनआर। एनआरबी के लिए देखें डाटा कौन कौन सा है हमारे पास। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, ये लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रिपेयर डैमेज यूनिट, तो ये गुड यूनिट्स के लिए नहीं आएगी। ओके, एंड वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, ये हमारे पास एनआरबी आएगी। तो अब अगर बात करें हम लोग, तो भाई सेलिंग प्राइस तो हर किसी के लिए सेम सेम है ना, चाहे वो गुड है चाहे वो डैमेज है। फर्क किस बात का है, कि जो गुड है उसके ऊपर रिपेयरिंग कॉस्ट नहीं आएगी, और जो डैमेज है उस पर रिपेयर कॉस्ट भी आ जाएगी। ऐसे ही है ना। अब देखो, प्रोडक्ट ए, सेलिंग प्राइस कितनी, 10, 10, इसके लिए भी सेल प्राइस 10, डैमेज यूनिट्स। लेकिन गुड यूनिट्स के लिए आपने ये रिपेयर कॉस्ट नहीं लिखनी। कितनी है, 3। ये 3 आएगी सिर्फ इसके साथ, डैमेज यूनिट्स के साथ। और सेलिंग एक्सपेंस ऑफ रुपीज, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, ये 60,000 फॉर 10 यूनिट्स है। तो एक यूनिट की वेरिएबल सेलिंग, देखो वेरिएबल है ना, तो नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड कर रही है। नंबर ऑफ यूनिट्स के इंक्रीज होने से इसने भी इंक्रीज हो जाना है। तो ये जो 60,000 है, ये 10,000, ये जो सॉरी 10,000 कह रहे हैं, सेलिंग कॉस्ट है ना। आपने देखना है कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल किए हैं। इसका ना तो ओपनिंग से कोई ताल्लुक है, ना इसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक है, ना ही इसका क्लोजिंग से कोई ताल्लुक है। मेरी बात समझ आई है। अब इसके लिए बनाएंगे हम लोग वर्किंग। अब देखो, ये मैं आपको प्रॉपर वर्किंग के साथ समझा रहा हूं कि अब हमने वर्किंग इस तरह से करनी है। अब इधर हम लोग आए, सेलिंग एक्सपेंस, प्रोडक्ट ए, बी, सी, डी, ओपनिंग यूनिट न, ओपनिंग यूनिट्स, इसके ओपनिंग यूनिट्स, जी, 10,000। ओपनिंग, हाँ, एंड 20, ये चीज फर्स्ट रो में गिवन थी, 10, 15, 20, 25। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड किए, फर्स्ट के लिए 50,000, ये इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें ना, तो आंसर आता है यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। सोल्ड नहीं,
अवेलेबल फॉर सेल, और ये आ गए 60,000। जी, क्लोजिंग यूनिट्स, इसके फर्स्ट के क्लोजिंग यूनिट्स 5,000। अब देखिए ये प्रॉपर वे में वर्किंग हो रही है इसकी, ऐसा है ना। ये आ जाएंगे नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। हाँ जी, यूनिट सोल्ड। जी, 101। सेलिंग कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। हाँ जी, 60, 80, 90 एंड 100। 60, 80। जी, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी? इसको ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें, इसको सी का नाम दें, और बी डिवाइडेड बाय ए कर, ये वर्किंग आउट है। ये बात समझ आई है? यूनिट सोल्ड को की रो को मैंने ए का नाम दिया, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट को बी का नाम दिया, तो पर यूनिट जो मैंने सेलिंग कॉस्ट फाइंड करनी है वो बी को ए के साथ डिवाइड कर। ओके, हाँ जी, 60,000 डिवाइड बाय 55,000, 1.1। 80,000 डिवाइड बाय 65,000, 90,000 डिवाइड बाय 80,000, 100,000 डिवाइड बाय 1,000, 1,000 डिवाइड बाय 100,000, तो 1 पॉइंट समथिंग नहीं बन। हाँ सॉरी, 100 डिवाइडेड बाय 101, ये है सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब ये सेल कॉस्ट हर किस्म के नंबर ऑफ यूनिट पर आएगी, चाहे वो हमारे पास डैमेज है, चाहे वो हमारे पास, लेकिन रिपेयर कॉस्ट सिर्फ डैमेज यूनिट पर आएगी। तो प्रोडक्ट ए के लिए जो हमारा सेलिंग एक्सपेंस है वो है 1.1। तो ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू, बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? चलिए अब इसी तरह से प्रोडक्ट बी, सी और डी के लिए आपने मुझे एनआरवी कैलकुलेट करके देनी है, जल्दी करें। हाँ जी, नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए सेलिंग प्राइस देखिए हमारे पास कितनी है, 12 रुपीज। गुड यूनिट में से सिर्फ जाकर सेलिंग कॉस्ट, और वो थी 1.23।
तो वैल्यू आ जाएगी 11.10.77। और इसमें से हम लोगों ने ये सेलिंग कॉस्ट भी लेस करनी है, और साथ में हम लोग इसमें रिपेयर एक्सपेंस भी माइनस करेंगे, और वो हमारे पास है ₹2। इसी तरह इधर प्रोडक्ट सी की सेलिंग प्राइस 12, डी के लिए इनमें से माइनस करेंगे सेलिंग एक्सपेंस। सी का सेलिंग एक्सपेंस 1.125, डी का सेलिंग है 1 जी। अच्छा, अब इसमें से रिपेयर एक्सपेंस माइनस, तो इसका रिपेयरिंग एक्सपेंस है 2.5, और इसका रिपेयरिंग एक्सपेंस है जी NRV। यहां से हमें NRV मिल रही है, इधर से 8.375। अब इनमें से लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, जी फर्स्ट वैल्यू में से किसको चूज करें? जी सेकंड में से, हाँ जी, कॉस्ट 9 पॉइंट, यहां से इधर से क्या, हाँ जी जी। जहां तक बात सबको क्लियर? अच्छा, अब वैल्यू, इसके बाद एक और कॉलम हमारे पास बन जाएगा, और ये वैल्यू कैसे आएगी? आप इसको नाम दे दो ए, ये जो हमारे पास मौजूद है, इस कॉलम को नाम दे दो ए का, इस कॉलम को नाम दो बी का, सी, ये कॉलम है डी। तो वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास? ये कॉलम ई इज इक्वल टू, कॉस्ट में हमेशा ऐसे करना। अब वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV के साथ। नंबर ऑफ यूनिट्स को क्या कॉलम का नाम दिया? ए। तो यहां पर हम लिख देंगे ए, किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा ई। बात क्लियर हुई? ये वर्किंग आपने इस तरह से करनी, क्योंकि अब हर एक वैल्यू की मैं वर्किंग ना शो करता फिरूं कि मैं हर टाइम लिखो 4700 मल्टीप्लाइड बाय 7.43, 300 मल्टीप्लाइड बाय 5.9, नहीं। मैंने ऊपर बता दिया है कि भाई ये कॉलम ई है। कैसे आ रहा है? मैं ए को डी से मल्टीप्लाई कर, क्लियर? अब डायरेक्ट बस कैलकुलेटर, 4700 मल्टीप्लाइड बाय 7.8333, बेसिकली 36,800। ओके, नेक्स्ट जी, शाबाश। इसी तरह अगली वैल्यू 8, हाँ जी, नेक्स्ट वैल्यू
6008 इस तरह गलत हो गई है। 600 मल्टीप्लाइड बाई 8 करना था। 526 नेक्स्ट 14200 मल्टीप्लाइड बाई 10.875 154 दो मल्टीप्लाई 4 हाँ जी 800 मल्टीप्लाइड बाई 8.375 22 500 मल्टीप्लाइड बाई 11.5 जी 750 जी 12 क्लियर होगी बात क्लियर ये तमाम इन्वेंट्री यूनिट्स की वैल्यू लेकिन ये तो डैमेज और गुड्स सारे एक साथ है ना तो अब आप लोगों ने इनको इकट्ठा कर देना है जरा हाँ जी अब इन दोनों को इकट्ठा करके यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू क्या आ रही है 38570 नेक्स्ट 942 नेक्स्ट and the last one is 70758 और अब इन सबको इकट्ठा कर लो जी 7 और ये है आपके पास आपके इस एग्जाम्पल का एक छोटा सा सोल्यूशन बस ये एग्जाम्पल नंबर 8 का सोल्यूशन चलो जरा चेक करते हैं सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट अगर आप लोग चेक करो तो हम लोगों ने यही लिखे हुए हैं ओके उसके बाद सेल प्राइस आ गई लेस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 1.2 1.35 1.24 1.09 हम लोग ने ये 1 ही ले लिया था ना है ना हाँ ये 1.1 था वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट हम लोग ने ये 1 लिया हुआ ये प्रोडक्ट दी है ये गलत नहीं हो रहा ये गलत नहीं हो रहा 100,000 डिवाइडेड बाय 101 ओ हाँ बिल्कुल क्वेश्चन में एक छोटी सी बात थी कि हम लोगों ने अपनी एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस को इंक्रीज करना था बाय 10% जो कि हमने नहीं किया था
जिसकी वजह से ये कुछ, अगर ये वाली बात ना हो, ये लास्ट वाली बात, तो फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक ठीक है। फिर ये वाला जो सोल्यूशन है ना, ये बिल्कुल ठीक। लेकिन अब क्योंकि 10% की बात आ गई है, तो हमारा क्वेश्चन ये वाला नहीं चलेगा, इसका सोल्यूशन अब चेंज हो जाएगा। अब क्या है कि तमाम सेलिंग कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%। सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट इन ईयर 2004। हाँ जी। हाँ जी, लेकिन ये एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट होती है ना, तो एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट हमेशा फ्यूचर की कॉस्ट होगी। तो हम लोगों ने ये देखना है कि ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये जब अगले साल सेल करूंगा तो इस पर एक्सपेंस कितना आएगा। इस साल का एक्सपेंस तो ये था, लेकिन जब अगले साल सेल करूंगा तो ये वाला एक्सपेंस नहीं आने वाला। तब इसका 10% इंक्रीज हो जाएगा। तब यहां पर हम लोग लिखेंगे, अरे, सी मल्टीप्लाइड बाय 1.1। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी यहां पर, 1.23 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, 35। आगे 1 एंड 1.1। अब देखिए 1.21, हम लोगों ने 2 मान लिया, इन्होंने 1.2 ले लिया, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है जस्ट। 1.35, 1.24 एंड 1.1 हम लोगों ने इसको ले लिया, उन्होंने 0.9 लिया है। ये बेसिकली इस तरह से है कि जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन हम यूं करते हैं इसकी, 100 डिवाइडेड बाय 101 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, 1.0891 है। तो जब राउंड ऑफ करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 1.09। इसी तरह से अगर आप लोग देखें फर्स्ट वन, तो ये सॉल्व होगी, 60 डिवाइडेड बाय 55 मल्टीप्लाइड बाय 1.1। देखो ये वैल्यू 1.2 एग्जैक्ट आ रहा। ओके, वो ऊपर राउंडिंग ऑफ के डिफरेंसेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये 1.2 और ये 1.09। बात क्लियर। अच्छा, ये वाली वैल्यूज अब जाके यहाँ पे यूज हो जाएंगी। सेलिंग एक्सपेंस था ना ये हमारे पास, तो ये सेलिंग एक्सपेंस तो हर किसी के पास ही जाएगा। ये आ गया 1.2, 1.35, ये 1. सी का 1.24, और डी के लिए 1. अच्छा, उसके मुताबिक जाकर हम लोगों ने ये वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। टेन पॉइंट 8. हाँ जी।
एंड 7 पॉइंट। अब इसके मुताबिक यहाँ से लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV 7.83। ओके 5 पॉइंट। तो लाजमी बात है फिर ये वाली वैल्यू भी गलत हो गई है। तो 7.8 मल्टीप्लाइड बाय 300 करें। जी अब इन दोनों को जरा ऐड करो। 385। हाँ जी। इसी तरह से अब यहाँ पर देखें 9.47 बिल्कुल सही है। 8.65 आ जाएगा। तो 8.65 मल्टीप्लाइड बाय 600 करें। 5 और टोटल 942। ये वैल्यू आई थी 5। 8.65 मल्टीप्लाइड बाय 600 एंड 94208। हाँ जी ये 10 पॉइंट नहीं। अब हम लोग इधर 10.76 लिखेंगे। ठीक है ये दोनों ही चेंज हो जाएंगी वैल्यूज। 10.76 एंड 8.26। 10.76 मल्टीप्लाइड बाय 14200। हाँ जी 8.26 मल्टीप्लाइड बाय 800। दोनों को ऐड करो। 59,400। अच्छा यहाँ से दोनों वैल्यूज चेंज होने जा रही हैं। 11.41 एंड 11.41 मल्टीप्लाइड बाय 22,500। 25,727,256,725। अच्छा तो लास्ट वैल्यू 7.91 मल्टीप्लाइड बाय 1500 क्या। क्या लिखूं 11। ऐड करो दोनों को। 268,590। अब इन चारों को ऐड कर दो। 560,738। चले अब सेलिंग प्राइस की समझ आ गई। कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन गिवन थी। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें
डैमेज यूनिट्स इंक्लूडिंग इन क्लोजिंग इन्वेंट्री, और ये यूनिट कॉस्ट टू रिपेयर डैमेज यूनिट्स कितने, 3, 2, 2.5 एंड 3.5, ये वाली वैल्यू ना उसने यहाँ पर आकर लिख ली। तो हमारे पास 5.80, 8.65, 8.26, 7.91, ये वैल्यूज आ गई। डैमेज यूनिट 5.8, 8.65, 8.26 एंड 7.91, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। फिर यहां से देखो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, तो ये सारी की सारी एनआरवी ही थी। डिफेक्टिव क्लोजिंग यूनिट्स ये हमारे पास हैं, इनको इससे मल्टीप्लाई किया डिफेक्टिव यूनिट्स की कॉस्ट। अब देखिए पहली प्रोडक्ट ए की कॉस्ट कितनी, 1740, ये आ गया 174। अगली 5190, ये देखो 5190 एंड 5188, ये एरर नहीं कंसीडर होता, ये जस्ट राउंडिंग ऑफ डिफरेंसेस होते हैं। 6610, 6608 हमारे पास आ गया। फिर नेक्स्ट 11866, 11865, तो मतलब ये सारी वैल्यूज ठीक है हमारी। जब हम लोग जाएंगे गुड यूनिट, अब इधर देखें गुड यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट को डिटरमिन किया 7.83, 9.47, यहां पर देखो 7.83, 9.47, 11 एंड 12, ये कॉस्ट पर यूनिट आ गई हमारे पास। फिर हमारे पास सेल प्राइस 10, 12, 12, 12.5, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट वो हम लोगों ने अब डिटरमिन कर ली। हमारे पास एनआरवी ये आ जाएंगी, हम इसको कॉस्ट पे लेके चलेंगे। प्रोडक्ट ए को 7.83 पर, तो ये देखो हम लोग भी 7.83 पर लेकर आए प्रोडक्ट ए के गुड्स यूनिट्स को। फिर नेक्स्ट देखो 9.47, 10.76, 11.41, 9.47, 10.76, 11.41, वैल्यूज चेक करो। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग यूनिट्स गुड यूनिट्स 36,815, 88,990, इधर 36,815, 800 राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, 89018, 9400 मल्टीप्लाइड बाय 9.47 करना, 9400 मल्टीप्लाइड बाय 9.47, 89। तो ये जस्ट राउंडिंग ऑफ के डिफरेंस के उन्होंने पूरी वैल्यू ली, उसको मल्टीप्लाई करवा दिया 9400 से, तो आंसर 88990 आ गया। हम लोग जो कैलकुलेशन शो कर रहे हैं उसके मुताबिक कर रहे हैं, तो इस वजह से ये डिफरेंसेस है। 152,828, 152,792, 256,725, 745, ये राउंडिंग ऑफ के डिफरेंसेस हैं। टोटल वैल्यू बन गई 560,781, जबकि हम लोगों ने क्या कही 560,738। तो इस क्वेश्चन के ना इस तरह से आपको फुल मार्क्स मिल जाने हैं। भाई ये मत समझिएगा कि थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट राउंडिंग ऑफ के डिफरेंसेस हैं और ये इग्नोर किए जाते हैं इनको। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने इसको किस तरह, नीचे इसने इसकी वर्किंग की हुई है कॉस्ट कंपटीशन, तो हम लोगों ने भी बिल्कुल ऐसे ही की थी। वेटेड एवरेज कॉस्ट फाइंड की, सेल ऑफ यूनिट्स वगैरह फाइंड कर दी है। एनआरबी में कोई इशू अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे इनकी जर्नल एंट्रीज और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल वगैरह। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।